चलो देखो, हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी साहित्य में रचना एवं रचनाकार, यानी शुरू होगा हिंदी साहित्य का हिस्सा। लेकिन रचना एवं रचनाकार शुरू करने से पहले हम छोटी छोटी उन परिभाषाओं पर ध्यान देंगे जो साहित्य से संबंधित होती हैं। ठीक है, एक एक नंबर में आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इस टॉपिक को हम काव्य के भेद से भी पहचान कर लेते हैं। जो हमारा काव्य है, सबसे पहले तो ये जानिए कि काव्य क्या होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, काव्य शब्द जो हमारा बना है यह किससे मिलकर बना है? ये बना है कवि शब्द से। कवि शब्द में हमने प्रत्यय जोड़ा है य, तो इसका शब्द बनता है काव्य। यानी किसी भी व्यक्ति के मनोभाव को जब किसी कविता के माध्यम से प्रकट कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हम देखते हैं तो दिया है, जब किसी घटना या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसी को काव्य कहा जाता है। अब ये जो काव्य है, इस काव्य के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। और यह जिस भाषा का होता है तो वह उस भाषा का साहित्य कहलाता है। जैसे हम बात करने जा रहे हैं हिंदी भाषा के साहित्य की, तो वो क्या कहलाता है? हिंदी साहित्य कहलाता है। अब इसी में जो हम अपनी बातें प्रकट करते आए हैं, उन्हीं बातों को यानी उस काव्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। ठीक है, दो तरीके से। स्वरूप मतलब उसका स्वरूप कैसा है, वो पढ़ने वाला है, देखने वाला है, किस तरह का है, और शैली का मतलब है वो किस ढंग में कहा जा रहा है। तो इन दो आधारों पर जब हम इनको बांटते हैं, तो स्वरूप के आधार पर हम उसे दो भागों में बांटते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है ऐसा काव्य जो पढ़ा और सुना जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं। और दृश्य काव्य जो देखा जाता है। तो वर्तमान समय में जैसे आप लोग मूवी वगैरह देखते हो, ठीक है, तो ये सब हमारा किस में आता है? दृश्य काव्य में आता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, मूवी के अगर समय को 50 साल अगर हम पहले चले जाएं, तो उस समय दृश्य काव्य का मतलब था, जैसे आप देखते हैं रामायण प्ले की जाती है जैसे रामलीला के रूप में, ठीक है, या थिएटर में जाते थे, नाटक होता था कोई, उस तरह से। तो आप ये वहां पर जब पात्रों के द्वारा अभिनय करके जो काव्य आपको बताया जाता है, तो उसे हम दृश्य काव्य के अंदर रखते हैं। और श्रव्य काव्य में आता है पुस्तक के रूप में। ठीक है, पुस्तक के रूप में जो भी काव्य आप पढ़ते हो, जैसे रामायण है, महाभारत है, या ये उपन्यास, ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, तो ये आता है आपका श्रव्य काव्य, यानी जिसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। ठीक है, उस तरीके से। अब ये जो हमारा श्रव्य काव्य है, इसको फिर से हम दो भागों में बांट देते हैं। श्रव्य काव्य को हम दो भागों में बांटते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य का मतलब क्या हो गया? तो प्रबंध का मतलब हो गया जिस काव्य के अंदर हम किसी भी ऐतिहासिक पुरुष, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे वो वास्तविक हो, ठीक है, किसी भी ऐतिहासिक पुरुष के बारे में हम उसके जीवन के बारे में जो घटनाएं लिख रहे हैं, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की जो एक हमने व्यवस्थित करके उसकी जीवन ये कहें उसके जीवन परिचय को जो हमने लिखा है, वो किस में आ जाता है? प्रबंध काव्य में आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे रामचरितमानस, ठीक है, तो वो क्या है? राम के जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कहानी उसमें दी गई है। उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे किया, कब किया, कहां जाके किया, ये सारी चीजें, तो वो हमारी किसमें आती हैं? प्रबंध काव्य के अंदर आती हैं। दूसरा आता है मुक्तक काव्य। अब देखो, ये मुक्तक नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है हमारे छंद के रूप में, कि मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद का वहां पे मतलब क्या हो गया था कि जिसमें छंद का कोई नियम ना लगा हो, यानी जो छंद से मुक्त हो तो मुक्तक काव्य हो, मतलब मुक्तक छंद हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है मुक्तक काव्य, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि मुक्तक वो काव्य होता है जिसमें किसी के पूरे जीवन की कहानी नहीं होती, कोई एक छोटी सी घटना होती है, और छोटी सी घटना को एक छंद के अंदर पिरो दिया जाता है, और उसके आगे या उसके पीछे की कोई बात नहीं है। जैसे आपने उदाहरण के तौर पर रस में पढ़ा था कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। अब ये जो पंक्ति है, अगर आप ये चाहो कि इस पंक्ति से पहले की पंक्ति का वर्णन क्या है या इसके बाद की पंक्ति का वर्णन क्या है, तो वो कवि ने नहीं बताया। कवि ने बस एक दृश्य प्रकट किया कि एक नायक नायिका की पूरी परिवार है, वो एक भवन में बैठा हुआ है और नायक नायिका कैसे आंखी आंखों में बात कर रहे हैं, तो एक छोटी सी घटना को उन्होंने एक छंद में बना दिया, तो ये हो गया मुक्तक काव्य। अब इस तरह के बहुत सारे छंद जो बनाए जाते हैं, तो जब हम मुक्तक काव्य की बात करते हैं, तो इसमें जो उदाहरण आपको मिलेंगे वो मिलेंगे जैसे मीराबाई के दोहे, या मिलेंगे कबीरदास के दोहे, या मिलेंगे बिहारी जी के दोहे। तो इन्होंने कभी भी प्रबंध काव्य नहीं लिखा, इन्होंने मुक्तक काव्य लिखा। कोई एक छोटी सी घटना देखी, उस छोटी सी घटना पे ही उन्होंने उसको छंद में पिरोया और कह दिया। जैसे कबीरदास के दोहे में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि बकरी खाती पात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल। अब एक छोटी सी बात पे उन्होंने एक छंद बनाया कि बकरी तो हरे पत्ते खाती है, तब उसकी खाल उतार के चमड़ा बनाया जाता है, और जो नर बकरी को खा रहे हैं तो उनके साथ क्या होने वाला है वो समझें अपनी। तो एक छोटी सी बात उन्होंने कह दी एक घटना पर, तो ये जो छंद बना ये मुक्तक में आएगा। ठीक है,
आगे आता है प्रबंध काव्य को, फिर हम दो भागों में बांट लेते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो अब ध्यान रखना कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। अगर ध्यान से आप इन सारी चीजों को आज ही ध्यान से समझ लेते हैं तो दोबारा रिपीट करने की आपको जरूरत नहीं होती इसमें, ये इसलिए आसान है। तो एक एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि प्रबंध काव्य में क्या कहानी है या मुक्तक काव्य में क्या कहानी है, तो ये आप पहचान लेंगे। अब महाकाव्य आ गया इन दोनों में। महाकाव्य होगा जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक या फिर अधिकांश जीवन की, तो वो महाकाव्य के अंदर आ जाता है। और खंड काव्य में आ जाता है कि किसी एक घटना के बारे में विस्तार रूप से लिखा जा रहा है। जैसे उदाहरण से समझना चाहो तो रामचरितमानस जो है वो एक क्या है, महाकाव्य है, क्योंकि वो घटनाओं से भरा पड़ा है। और जैसे हम कहें जानकी मंगल, अब जानकी मंगल जो काव्य है वो खंड काव्य है, क्योंकि उस काव्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीता के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हमें खंड काव्य और महाकाव्य में भी अंतर समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारा स्वरूप के अनुसार काव्य का प्रकार। अब जब हम देखते हैं शैली के अनुसार, तो शैली यानी ढंग, कैसे हम प्रकट करते हैं उसे, तो इस तरह से हमारा जो काव्य है वो तीन प्रकार का है, पद काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद काव्य वो होता है जिस काव्य में जो लिखा गया है काव्य वो छंद के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और गद्य काव्य वो होता है जिस काव्य में कहानी के रूप में लिखा जाता है, मतलब जिसे आप वाक्य की तरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो पद काव्य गाया जाता है उसको गाते हैं, लेकिन जो गद्य काव्य है उसको पढ़ा जाता है। और जो चंपू काव्य होता है ये वो काव्य होता है जिसमें कहानी पद और गद्य दोनों में होती है, मतलब कहानी कुछ हद तक कहानी आपको पढ़ी जाएगी वाक्य के तरीके से, पैराग्राफ में बना के ऐसे दी जाएगी, और कुछ चीजें जो हैं वो कविता के रूप में दी जाएंगी, तो वो हमारा क्या होता है, चंपू काव्य। जैसे आप देख सकते हो पुराने समय में हमारी जब मूवी होती थी तो एक तरह से चंपू काव्य की तरह चलती थी, कहानी चल रही है दृश्य के माध्यम से। कई कई कुछ कहानी गाने में भी चलती थी, गाना चल रहा है, अगर आपने गाना मिस कर दिया तो आपको कहानी का पता नहीं चलेगा, उसमें चीजें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो मिसिंग हो जाएंगी कि क्या उसमें कहा गया। फिर तुम हाथ बांध के बैठे हो, है ना, और जब हाथ बांध के बैठोगे तो आज किताब नहीं बता दिया, आज किताब नहीं कह दिया कि हाथ बांध के बैठोगे नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे पास, है ना। तो विद्या को अर्जित करने के लिए ढंग से बैठो, है ना। और आज क्या बात है, तुम बीच बीच में बड़े मुस्कुरा रहे हो, कहीं प्यार व्यार हो गया है क्या? ऐसे चल रहा है, देखो मैं बताती हूँ, ये मोबाइल है, ऐसे स्माइल चल रही है, फिर मोबाइल ना धीरे से कुछ हो रहा है, फिर मैं तभी देख रही हूँ, मैंने कहा क्या बात है, ठीक है। चलो तो इन चक्करों में मत पढ़ो बच्चा, अभी पढ़ाई कर लो, है ना, दूर है ना, चलो ठीक है। तभी क्योंकि किताब गिर रही है, ये उस काव्य में हम जाने ये हाल बेहाल जो होता है वो इश्क में ही होता है, कुछ होश नहीं रह रहा है, कहीं जा रहे हैं ना, श्रृंगार रस जब चलता है तभी मना करती हूँ, हाथ बांध के नहीं बैठना है। चलो देखो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है, ठीक है। श्रव्य काव्य की हम बात कर रहे हैं, जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर लिया जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बोल्ड कर सकते हो जिससे आपको ही पता चल जाएगा श्रव्य काव्य, ठीक है। तो जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर लिया जाता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य दो प्रकार का है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। एक एक करके इनको समझेंगे। प्रबंध काव्य, जिस काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में कही जाती है उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य भी फिर दो प्रकार का होता है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में देखेंगे, महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन किया जाता है। अब इसमें कुछ विशेषताएं जो हैं उन पर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि महाकाव्य वो होता है जिसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। इस सर्ग का मतलब होता है भाग। जैसे अगर आप रामायण में देखते हैं तो रामायण में कांड आता है, कांड कहते हैं ना, तो कांड का मतलब हिस्सा, भाग। तो ऐसे ही सर्ग जो शब्द प्रयोग किया गया है वो भाग के लिए किया गया है कि इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। ध्यान देना, अगर आप इसे खोजने चलोगे कि कितने होते हैं, कहाँ जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमको दिया गया रामचरितमानस। रामचरितमानस में आपको 8 कांड नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है किस तरह से ये पॉइंट दिया गया है, पर यह आपकी परीक्षा में ना पूछा जाता है। ये आता है कि महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 8, ठीक है। अब जो उदाहरण दिया है इनमें खोजने मत फिर जाना, कभी इनमें खोजने लग जाओ कि मैम यहाँ तो दिया नहीं है, ये कैसे क्या। हाँ, महाभारत तो महाकाव्य में ही आता है, उसमें तो बहुत सारे काम है। हाँ, सबसे मतलब इसे विश्व का सबसे बड़ा माना गया है। ऐसे भी हम लेने जाते हैं तो इतनी मोटी मोटी किताब में 5 भागों में आती है महाभारत, अगर आप ओरिजिनल लेंगे। 14, मेरे ख्याल से 25 है शायद, मैंने कहीं सुना, मुझे कंफर्म नहीं है।
खैर चलो देखो, पृथ्वीराज रासो ये एक महाकाव्य है, ठीक है। पद्मावत महाकाव्य के अंदर आता है, रामचरितमानस महाकाव्य के अंदर आता है। तो इसमें जो ये पॉइंट दिया है 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, ये फैक्ट है एक आपको जो याद रखना है। फिर दूसरा आता है कि जैसे महाकाव्य है इसमें एक रस प्रमुख होता है, मतलब एक प्रमुख रस होता है किसी भी चीज को लेकर कि ये किस पे आधारित बनाया गया है। जैसे हम पद्मावत की बात करें तो पद्मावत कहा जाता है कि ये शांत रस पर है। शांत रस का मतलब है कि इसमें अगर जायसी के हम दृष्टिकोण को देखें तो जायसी कहते हैं कि उन्होंने पद्मावत जो है वो कल्पना पर लिखा है। उन्होंने आत्मा को पद्मावती और परमात्मा को रत्नसेन और जो उसमें खिलजी जो विलन है उसको विकार के रूप में प्रकट किया है। तो कहते हैं कि इसे उन्होंने अपना नाम दिया है कि मैं इसे शांत रस पे लिखता हूँ, ठीक है। अब जैसे पृथ्वीराज रसों को देखेंगे तो इसमें प्रधान रस है वीर रस, क्योंकि इसमें पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो कोई काव्य होता है हमारा वो ऐसे दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे दिया हुआ है प्रत्येक सर्ग की रचना छंद में की जाती है, ठीक है। ये हमें पता ही है क्योंकि ये हमारा पद काव्य है। इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, इसमें प्रमुख कथा के साथ साथ लघु कथाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है। देखो महाकाव्य में ये ध्यान रहता है, लघु कथा का मतलब है जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस है, ये महाकाव्य है, ठीक है। अब इसमें मुख्य कथा किसकी है? मुख्य कथा है इसमें राम की, ठीक है। लेकिन इसमें बीच बीच में सुग्रीव की भी कथा आपको बताई गई है। बीच बीच में इसमें जैसे जो अहिलाबाई है जो पत्थर से स्त्री बनाई गई, या जैसे सबरी है जिसके झूठे बेर खाए गए, तो इनकी भी छोटी छोटी कथाएं क्या है सम्मिलित हैं। तो उन्हीं को लघु कथा कहते हैं। तो जो महाकाव्य होता है उसमें आने वाले जो बीच में पात्र आते हैं तो उन पात्रों के लघु कथा भी उसमें होती है। तो इस तरह से ये प्रश्न आ सकता है कि लघु कथा किसमें होती है, महाकाव्य में कि खंड काव्य में? तो महाकाव्य में लघु कथाएं होती हैं। अब इसके बाद आता है खंड काव्य। खंड काव्य में किसी के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, वो होता है खंड काव्य। इसमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। खंड काव्य के अंदर 7 या 7 से कम होते हैं और खंड काव्य में केवल एक ही प्रमुख कहानी होती है। इसमें लघु कथाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। तो लघु कथाएं खंड काव्य में नहीं होती। जैसे सुदामा चरित की हम बात करें तो इसमें सुदामा और कृष्ण के मिलन का वर्णन किया गया है कि सुदामा कैसे उनके दोस्त थे और कैसे फिर जाके मिले, तो सिर्फ इतना ही वर्णन है इसमें। जानकी मंगल में अगर हम यहाँ देखें तो जानकी मंगल के अंदर आता है कि जो सीता का स्वयंवर हो रहा है उस समय, तो उस समय का वर्णन है यहाँ पर। और इसमें जयद्रथ वध में आता है जब जयद्रथ का वध किया गया था वो वर्णन है। तो ये एक घटना पर आधारित ये दिए, तो ये खंड काव्य के अंदर है। इसके बाद आता है मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य यानी इसमें एक ही छंद के माध्यम से किसी भी घटना का जो वर्णन किया जाता है और आगे पीछे किसी छंद में उस घटना से संबंधित आगे पीछे का कोई घटना नहीं होती है। तो या इस काव्य में कोई कहानी या कथा नहीं होती है। इसमें छोटी छोटी घटनाओं को ही छंद के माध्यम से कहा जाता है, जैसे कबीर के दोहे, मीराबाई के दोहे, बिहारी के दोहे आदि। आगे बढ़ते हैं दृश्य काव्य। दृश्य काव्य हमारा क्या होता है? जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है, यानी पात्रों के अभिनय के माध्यम से जिसका आनंद लेते हैं उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जिसमें हमारे आ जाएंगे नाटक, ठीक है, थिएटर में होने वाले नाटक है, फिल्म, सीरियल आदि। ये आपके लिए समझने के लिए। हालांकि आधुनिक काव्य का अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो उसमें एक विधा हमारी नई जुड़ जाती है, फिल्म जगत में। और फिल्म के साथ जब ये जुड़ेगा तो उसमें फिर सीरियल, मूवी और वेब सीरीज जितनी भी हैं, शॉर्ट फिल्म, ये सारी चीजें जो है वो फिर उसमें अंदर बढ़ती चली जाएंगी, तो वो दृश्य काव्य में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक जो हमारा चल रहा है हमारी परीक्षा के हिसाब से वो हमारा सिर्फ इतना ही है, नाटक। इसके बारे में आगे हम बढ़ते हैं शैली के अनुसार काव्य के भेद। तो शैली के अनुसार काव्य के भेद की बात करते हैं तो काव्य हम 3 प्रकार से बांटते हैं। पद काव्य। पद काव्य क्या होता है? इस काव्य में किसी कथा का वर्णन काव्य के गाए जाने मतलब जैसे गीत की तरह जो हम गाते हैं उन छंद में किया जाता है, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई आदि के रूप में, ठीक है। तो जैसे रामचरितमानस है वो हमारा पूरा का पूरा किसमें है? छंद में है। या भ्रमर गीत हम देखें तो ये हमारा क्या है? पूरा छंद में है। उसी तरह से आता है गद्य काव्य। गद्य काव्य जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन, कथा, जिसे आप कहानी के रूप में समझ सकते हो और अगर समझना है तो आप कह सकते हो पैराग्राफ बन के जो आता है, ठीक है, वो हमारा किसमें वो कहलाता है गद्य काव्य। जैसे उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक। और ध्यान देना ये जो गद्य काव्य है इसका ये अस्तित्व में आता है आधुनिक काव्य के अंदर, हमारा जो आधुनिक काव्य आता है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि जैसे उपन्यास किसे कहेंगे, कहानी किसे कहेंगे, या एकांकी या नाटक, इनमें क्या अंतर होता है। ये तो हमें पता चल गया कि गद्य काव्य हमारा वो होता है जिसे हम वाक्यों के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमारा काव्य आ गया वो छंद के ऊपर, छंद में आपने पढ़ा सोरठा क्या है, दोहा क्या है, रोला क्या है, ये सारी चीजें पढ़ ली। फिर प्रबंध काव्य और महाकाव्य, इन सब के बारे में आपको पता चल गया, खंड काव्य। अब आपको जो समझना है वो ये समझना है उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है, पर अगर मैं पूछूंगी तो आप यही कहोगे कि आपको नहीं पता है, क्योंकि आपने फर्स्ट से लेके 12th तक जो हिंदी पढ़ी है वो होश में नहीं पढ़ी, बेहोशी में पढ़ी है। और होश में पढ़ी हुई होती तो आपको ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं थी, पहले ही हो जाती।
अब याद करो, जब आप फर्स्ट से लेकर 12th तक की अपनी क्लास में आते थे तो आपकी जो हिंदी आती थी वो कहानी और कविताओं के बीच में आती थी, ठीक है। उसी में थोड़ा थोड़ा आपको यदा कदा व्याकरण पढ़ा दिया जाता था, और आपकी जो हिंदी थी वो एक साहित्य के रूप में ही थी, जिसमें से आपने कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, ठीक है, कुछ एकांकी भी पढ़ी हैं लेकिन आपको याद नहीं है, कुछ नाटक भी पढ़े होंगे कहीं पे, वो भी याद नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने अगर मान लो हिंदी के माध्यम से किया है तो उनको पता ही है। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले चंपू काव्य देखेंगे। चंपू काव्य में दोनों विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य, ये मैंने आपको बताई दिया उदाहरण देके तब। तो यहाँ पे देखते हैं कि गद्य काव्य की कुछ विधाओं के अंदर आता है। अब एक बात ध्यान रखना, जब हम पद्य की बात करते हैं, ठीक है, पद्य काव्य की, तो इसमें हमारे सामने एक शब्द आता है छंद। अब समझते हो ना आप छंद को? छंद का मतलब हो गया जैसे दोहा छंद, सोठा छंद, हमने जो पढ़ा है। अब जब काव्य आपका गद्य में आ जाता है, ठीक है, तो छंद को हम विधा शब्द से संबोधित कर देते हैं, आप ये समझ लेना, ठीक है। अब वहां हम छंद ना कह के क्या कह रहे हैं? विधा। ये भी क्या है? एक तरह की श्रेणी है, एक तरह का वर्ग। अब ये विधा कितने प्रकार की होती है? तो वहीं पे आता है कि उपन्यास विधा, अब ये आपको जानना होगा उपन्यास कैसा होता है। फिर कहानी विधा, ये जानना होगा कहानी कैसी होती है। नाटक विधा, नाटक कैसा होता है। एकांकी विधा, जीवनी विधा, आत्मकथा विधा, निबंध विधा, आलोचना विधा, यात्रा वृत्तांत विधा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इन्हीं को हमने विधा के नाम से दिया है। तो जब गद्य के रूप में आएगा तो विधा कहेंगे, और जब पद्य के रूप में होगा तो छंद कहते हैं, ठीक है। उसी में हमने अलग अलग, तो बस इतना सही है, ये आप पढ़ चुके हो तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो यहाँ पे अब एक एक करके इनको जान लेते हैं। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न है यहाँ से यदा कदा ही है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब शायद 5% ही संभावना है यहाँ से कोई प्रश्न आने की। उपन्यास की हम बात करते हैं। उपन्यास हिंदी साहित्य की गद्य विधा है। इस विधा में किसी चरित्र के संपूर्ण अथवा अधिकांश जीवन की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। अब देखो, ये बताओ कि ये कौन सी बात है जिस बात को यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है, पहले किस पॉइंट में इसी लाइन को पढ़ा था, जो ये कहा है कि जहां किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की बात कही जाती है, महाकाव्य, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो महाकाव्य जो था वो पद्य का था, और यहाँ पे उपन्यास जो हम पढ़ रहे हैं ये किसका है? गद्य का है। अंतर यह है, उस महाकाव्य में जो आपको काव्य मिला था वो छंद के माध्यम में मिला था, और इसमें ये महाकाव्य का गद्य रूप है। अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि महाकाव्य का गद्य रूप निम्न में से किसके जैसा होता है, तो उत्तर बता पाओगे? उपन्यास के जैसा, है ना। उपन्यास कहानी के रूप में किसी की पूरे जीवन की कहानी है, तो ये वैसा ही है, ठीक है। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाओं को भी स्थान दिया जाता है, सेम टू सेम वैसा ही है। इसे कहानी की बड़ी इकाई भी कह सकते हैं। इस वाले पॉइंट को आप यहाँ से, ये प्रश्न पूछा हुआ है आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो इसे रख दो। कहानी की बड़ी इकाई क्या है? उपन्यास। जैसे उदाहरण दिया है गोदान। कितने छात्रों ने गोदान उपन्यास पढ़ा है? एक ने, बाकी औरों ने नहीं पढ़ा। या दिव्या, या मैला आंचल, या कंकाल, या तितली, ठीक है। गोदान अगर हम देखें तो अधिकतर हमारे गोदान एक ऐसा उपन्यास है जो लगभग साहित्य की दुनिया में ना हर एग्जाम्स के लिए पढ़ना पड़ता है हमें। तो आप, अगर आपका वैसा एग्जाम है, जैसे अध्यापक वाले जो छात्र हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा, उनके जैसे बिहार के हैं उनमें आता है पूरा, उनमें कई सारे उपन्यास के नाम दिए हुए हैं। तो मौका मिले जीवन में कभी तो पढ़ना इन्हें, ठीक है। ये मत सोच लेना अभी के लिए नहीं, जब जॉब लग जाए ना तभी कभी पढ़ना अगर जीवन में, तो बहुत अच्छा उपन्यास है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जीवन का। तो ये तो हो गया हमारा गोदान, एक पूरी कहानी होती है, इसमें एक नायक है, उस नायक के लगभग जीवन की कहानी है। तो अब वो कहानी वाक्यों के रूप में है। जैसे राम की कहानी रामचरितमानस में है तो वो महाकाव्य गाने वाले रूप में, और यहाँ पर उपन्यास के अंदर कहानी के रूप में होती है, बस इतना अंतर है, और बाकी सारी चीजें वैसे ही है। अब कहानी क्या है? कहानी उपन्यास का छोटा रूप है, ठीक है। इसे हम उपन्यास की छोटी इकाई भी कह सकते हैं। मतलब जिस शैली में उपन्यास लिखा गया है उसी शैली में कहानी लिखी जाती है, लेकिन फर्क इतना होता है कि कहानी के अंदर उस चरित्र के जीवन की किसी एक ही घटना का वर्णन होता है, समझ गए, खंड काव्य जैसा, ठीक है। तो जीवन जो है, पूरे संपूर्ण जीवन की कहानी उपन्यास में, और किसी एक घटना का वर्णन कहानी में, ठीक है। जैसे आकाशदीप, पुरस्कार, या इंद्रजाल, ईदगाह, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी आदि, ठीक है। तो ये कहानी के रूप हैं। इसके बाद आता है नाटक। नाटक क्या है? तो नाटक हिंदी साहित्य की एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी चरित्र की कहानी का वर्णन संवाद के माध्यम से किया जाता है। इस पॉइंट को हाईलाइट करना। उपन्यास और नाटक में अंतर यही है, क्योंकि अब हम ये कहेंगे कि जब उपन्यास हो गया तो अब कौन सा ढंग है जिस ढंग में हम नाटक में लिखेंगे, तो इसमें ढंग होता है कि संवाद के रूप में लिखा जाता है। अब संवाद के रूप में लिखना, कितने लोग इस बात को जानते हैं?
मतलब संवाद के रूप में जो बात आएगी, ये कैसे लिखा जाता है, इस ढंग को जितने लोग जानते हैं, कोई नहीं, बाकी सब नहीं जानते। देखो समझ लो, ये कैसा होता है संवाद के रूप में। हो सकता है कि आपको कहानी याद आ जाए। मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, ठीक है, वो कुछ बात कह रहा है, यहाँ लिखा है, फिर बी व्यक्ति वो कुछ बात कह रहा है, फिर लिखा हुआ है, फिर ए व्यक्ति ने कुछ जवाब दिया, वो लिखा है, फिर बी व्यक्ति ने कोई जवाब दिया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में कोई एक पंक्ति लिखी होती है, और फिर यहाँ पे आ जाता है सी व्यक्ति, अब उसने कोई जवाब दिया, फिर ए व्यक्ति, और फिर उसने कोई जवाब दिया। ऐसे ढंग में आपको कहानी मिलेगी, ठीक है। तो यह है संवाद। कहने का मतलब यह है कि ए व्यक्ति, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ए कहता है, अब उसके बाद ये जो वाक्य लिखा हुआ होगा ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में होगा, ठीक है। तो वही होता है संवाद, ठीक है, डायलॉग जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ पे अब बी व्यक्ति ने कहा तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा, यानी जैसे ए कहेगा कि मैं तुमसे बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये काम नहीं करना है, बी कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं और तुम, आप, इस तरह की भाषा में चीजें चल रही है और हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमने अभी नाटक पढ़ा था, उस नाटक में लेखक जो होता है वो इस तरह से प्रयोग करता है कि ए व्यक्ति ने बताया कि वह बी व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहता, तो मतलब अन्य पुरुष शैली में। तो उसमें जो कहानी होती है, अंतर यह होता है कि 70% कहानी जो उसमें होती है वो अन्य पुरुष शैली में होती है, 30% ही जो होता है वो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में होती है कहानी, उपन्यास में। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 70% कहानी जो है वो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में होती है, और 30% कहानी जो है वो अन्य पुरुष शैली में होती है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो जब भी आपसे कभी ये पूछा जाएगा कि नाटक और उपन्यास में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि नाटक में जो कहानी होती है वो संवाद के माध्यम से लिखी जाती है, तो ये अंतर होता है उससे। अब ये जो नाटक होता है ये अंकों में बटा होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अंक का मतलब क्या है, तो अंक का मतलब भी यहाँ पे भाग से ही है। जो आपने समझा ना कि वहां हमने सर्ग बात कही थी, तो इसमें भी भाग होता है। अब ये जो अंक है ये किस आधार पे बढ़ते हैं? दरअसल नाटक विधा जो लेखक लिखता है वो अभिनय के लिए लिखता है। जैसे कोई भी फिल्म बनती है तो फिल्म की कहानी, मान लो कि कभी स्क्रिप्ट अगर कोई सुनाई जाए तो वो एक अन्य पुरुष शैली में कहानी सुना दी जाएगी। लेकिन अब जब फिल्म आगे उसकी शूटिंग करनी है तो हर कैरेक्टर को डायलॉग लिख कर दिए जाते हैं, हर चीज, तो वो नाटक के रूप में बनती है। तो ये वो नाटक लिखे जाते थे कि थिएटर में जब इसको प्ले करना है तो वहां पे कि भाई ये व्यक्ति ये डायलॉग बोलेगा, ये व्यक्ति ये डायलॉग बोलेगा। अब आप जानते हो कि फिल्मों में तो सीन पीछे से बदल जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन मान लीजिए कि ये एक मंच है और इस मंच पे आप लोग दर्शक हो और यहीं पे हमको कहानी कोई दिखानी है, तो हम यहाँ पे पीछे के सीन तो बदल नहीं सकते। तो क्या होता है, जैसे आप रामलीला से समझ सकते हैं, देखिए ना रामलीला, सभी ने देखी होगी लगभग रामलीला। तो रामलीला में पर्दे लगाए जाते हैं। अब उसमें दृश्य आ रहा है जंगल का, तो जंगल में राम सीता जा रहे हैं तो वहां पे पीछे पर्दा लगाया जाएगा, तो जितना डायलॉग उस पर्दे पे होगा, एक पर्दे पे, ठीक है। अब वहां से कभी कभी ऐसा भी होता है सीन के राम सीता आगे चले गए, उसी जगह पे कोई और दूसरे व्यक्ति आए, फिर उन्होंने आपस में बात की, फिर वो व्यक्ति वहां से चले गए, फिर से राम सीता दिखाए गए, फिर उनकी आपस में बात हुई, तो पर्दा एक ही है। तो जब तक पर्दा एक ही है कहानी का अंक वही रहता है। लेकिन अभी पर्दा खत्म हो रहा है, पर्दा चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, तो वो पर्दा हटेगा और फिर वहां से कहानी शुरू होगी, तो वो जो अंक है वो वहां पे चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको अंकों में बांटा जाता है कि कहानी जितने पर्दे पर होती है उतने उस नाटक के अंक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये कितने भी अंक हो सकते हैं। तो जो नाटक होता है वो कम से कम उसके अंदर 2 अंक होते हैं, ये बात ध्यान रखना, कम से कम 2 अंक। अगर 1 अंक हो जाएगा तो फिर हम उसको नाटक नहीं एकांकी कह देते हैं, ठीक है। ये इसका छोटा रूप है। ये शब्द बना है 1 प्लस अंक प्लस ई से, ठीक है। ये वो नाटक है जो 1 अंक वाला है, तो 1 अंक वाले नाटक को हम क्या कह देते हैं? एकांकी कह देते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो जैसे नाटक लिखा होता है वैसे ही एकांकी लिखी होती है, ठीक है। इसमें भी संवाद रूप में होता है और ये 1 अंक की होती है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? नाटक का छोटा रूप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नाटक में देखो, नाटक में आपके सामने आ रहा है आषाढ़ का एक दिन, या लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, उर्वशी, जैसे ये नाटक हैं। अगर जीवन में कभी पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लेना। आगे एकांकी में आता है जैसे अंडे के छिलके, प्यालियां टूटती हैं, सिपाही की माँ, या टकराहट। आप लोगों ने जो एकांकी पढ़ी होगी ना, आपके जीवन में आई होगी, तो एक या तो जामुन का पेड़ आपने पढ़ी होगी, या दूसरी आपने पढ़ी होगी रीढ़ की हड्डी, एक ये हमारे उसमें दी हुई है, या आपने पढ़ी होगी अंधेर नगरी, जिसमें है ना, जिसका डायलॉग है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, ठीक है। तो वो एकांकी ही है जो आपकी 9th या 10th या 11th 12th में किसी में आई होगी। हाँ, जिसमें पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे एक कवि दब जाता है और फिर पूरी, हाँ हाँ
हाँ वही वो एकांकी ही है, ठीक है। चलो अब देखो, इसके बाद आता है जीवनी। जीवनी क्या है? जीवनी वो विधा है, हिंदी साहित्य की एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा का वर्णन करता है, मतलब स्वयं नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति की। तो आप इसे ऐसे समझिए, उदाहरण दिया है जैसे करमवीर गांधी। ये करमवीर गांधी के जीवन की कहानी है, ठीक है, और लिखी किसने है? मुकुंदी लाल वर्मा ने। तो मतलब यहाँ पे इनके जीवन की कहानी इनके द्वारा लिखी गई, तो वही होती है हमारी जीवनी, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो यहाँ पे दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, तो इनकी कहानी है, ये किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास ने। मैंने उदाहरण के साथ इसलिए लिख दिया है कि ये कहानी आपकी परीक्षा में, मतलब ये पूछा जा सकता है कि जीवनी किसके साथ लिखी गई है, तो आपको नाम याद रखना आसान रहे कि किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा वाक्य आता है आत्मकथा। आत्मकथा क्या है? ये भी जीवनी ही है, लेकिन इसमें अंतर है। आत्मकथा ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपनी ही जीवन की कहानी का वर्णन स्वयं करता है। दोनों में क्या अंतर होगा? ध्यान रखना, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर आता है। जीवनी क्या है? ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के जीवन की कहानी कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है। तो अब इसमें अंतर ये होगा कि इस व्यक्ति का जो बाहरी परिदृश्य है उसके बारे में ये बताएगा, जो दूसरों के माध्यम से उसने देखा है, तो वो जीवनी है। अब जीवनी में इस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व के बारे में आपको नहीं पता चल सकता, क्योंकि जो बातें दूसरों ने देखी हैं तो दूसरों का नजरिया है, तो ये जीवनी हो गई। लेकिन आत्मकथा क्या होती है? ये व्यक्ति है, ये अपनी कहानी स्वयं ही लिखता है, तो ये अपने अंदर की बातें और अपने बाहर की बातें वो सारी खुद लिखता है। तो जीवनी से हमें इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, आत्मकथा से हमें इस व्यक्ति के पूरे संपूर्ण जीवन की और इसके अपने मन की बात भी पता चल जाती है। लेकिन जीवनी से केवल हमें उस व्यक्ति के बाहरी जीवन का पता चलता है, तो दोनों में ही अंतर है। आजकल बहुत सारे लोग आत्मकथा लिख रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे संजय दत्त ने आत्मकथा लिखी है, तो कई बार हमारे छात्र फिर ये भी प्रश्न करते हैं कि मैम संजय दत्त ने आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा तो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, तो लेकिन वो तो उन्होंने किसी राइटर के द्वारा लिखवाई गई है। तो अब आत्मकथा को हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि एक आत्मकथा वो है जो लेखक के द्वारा लेखक की ही कहानी लिखी गई है, ठीक है। और एक आत्मकथा होती है कि कोई एक व्यक्ति है, वो उसके सामने एक लेखक बैठता है, ये व्यक्ति अपने जीवन की कहानी सुनाना शुरू करता है मुख से, ओरली, और जो वो लेखक है उसके पॉइंटों को नोट करके चलता है। और फिर उसके बाद, क्योंकि लिखना इतना आसान नहीं होता, उसमें एक होता है कि मान लो कि हम किसी अपनी घटना को बता रहे हैं, बहुत एक सिंपल से तरीके से हमने बताया, लेकिन लेखक का दृष्टिकोण ऐसा होता है कि उसमें रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें और जोड़ते हुए वो उसको और ज़्यादा अच्छे से बना देता है। तो इसीलिए लेखक से लिखवाई जाती है। तो ये जिसकी कहानी है वो बोलता जाता है और ये उसको अपने ढंग से कहता चला जाता है कि कैसे वाक्य को किस ढंग से पिरोना है। तो मान लो कि नॉर्मल सा व्यक्ति है, वो किसी ढंग को ये कहे कि जैसे ही मैंने वो दृश्य देखा मैं तो रोने लगा एकदम से। अब जो कवि है वो उसको कैसे लिखेगा कि जैसे ही मैंने दृश्य देखा मैं तो बिलक पड़ा। तो रोने लगा और बिलक पड़ा, इन दोनों में एक अलग बात आ जाती है। रोने लगा में पता नहीं कितना रोया, थोड़ा बहुत नहीं, और कहा कि बिलक पड़ा तो पता चल गया अंदर से एकदम फूट के रोया होगा। तो बस इतना ही अंतर होता है इस आत्मकथा में, तो इसलिए इसे भी आत्मकथा कह देते हैं। आत्मकथा किसकी है उसका नाम हो जाता है, लेखक कौन है जो लिखने वाला उसका नाम आ जाता है, तो हम इसको आत्मकथा के अंदर ही रखते हैं। अब आता है आगे हमारा, जैसे यहाँ पे हम देखें उदाहरण दिया हुआ है यौवन के द्वार पार, ये आत्मकथा है देवराज उपाध्याय की। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की है, और ये लास्ट आपकी परीक्षा में आई है कांस्टेबल वाली में कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है, ठीक है। हाँ जी, जो कैंसिल हुआ था लास्ट ही तो हुआ है, 24 में हुआ है, फिर 25 में हुआ है, ठीक है। चलो देखो, इसके बाद आता है निबंध। निबंध क्या होता है? हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर बिना किसी पात्र के माध्यम से सीधे सीधे अपने विचार प्रस्तुत करता है। अब इसे ऐसे समझ लो कि जब लेखक कुछ भी कहने चलता है तो वो क्या करता है कि अपनी कोई बात उसे कहनी है तो वो किसी काल्पनिक नायक को बना लेगा, नायक के माध्यम से कुछ बातें कह रहा है, कहानी बना दी उसने, नाटक बना दिया या कुछ ऐसा। लेकिन कभी कभी लेखक का मन नहीं होता कि किसी नायक को या किसी भी चीज़ को सामने प्रकट करे, वो क्या करता है सीधे सीधे अपने विचार प्रस्तुत कर देता है। अब जब सीधे सीधे विचार रखे जाते हैं वो ही निबंध कहलाता है, ठीक है। ये किसी चीज़ पर भी हो सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र या समीक्षा की समस्याएं, ऐसी कोई बात है। अब इन पे क्या ही कहानी बनाई जाएगी इन सारे पॉइंट को लेकर, मतलब जैसे कहा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कि नया साहित्य जो आ रहा है अब इसमें इसका क्या सौंदर्यकरण दिखाया जाए, ऐसी चीज़ें बताने के लिए कोई कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उस विषय पर हम अपनी बात रख सकते हैं। या जैसे हम कहें कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति, अगर हम इस टॉपिक पे बात कहना चाहते हैं, सपोज करो मैं लेखक हूँ और मैं इस टॉपिक पे कुछ बात कहना चाहती हूँ, या मैं इस समाज को या अपने जो राजनीति लोग हैं उनको अपनी बात कुछ रखना चाहती हूँ, तो मैं किस माध्यम से रख सकती हूँ? निबंध के माध्यम से रख सकती हूँ कि अपनी बात कही यहाँ पे, तो वो हमारा निबंध में आ जाता है।
दूसरा आता है आलोचना। आलोचना आपने देखा होगा आजकल में ये रिव्यू के नाम से बहुत ज़्यादा चल रहा है कि किसी भी फिल्म का रिव्यू करना और ये सारी चीज़ें, तो आलोचना वही है। ऐसे हम आलोचना शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि किसी के बारे में नेगेटिव बात करना, लेकिन ये आलोचना का मतलब या समीक्षा का मतलब या रिव्यू का मतलब ये नहीं होता कि उसके बारे में नेगेटिव बात बोली जाए। आलोचना वो होती है, ये एक ऐसी विधा होती है जिसमें लेखक किसी अन्य वस्तु, विषय, रचना या कृति, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, वो उसके गुण और दोष के बारे में विवेचन करता है। विवेचन करने का मतलब होता है ऊपर सारी चीजें लिखना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सपोज करिए कि एक ग्रंथ लिखा गया रामचरितमानस, ठीक है, किसने लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा। अब उस तुलसीदास जी ने लिखा है, फिर आगे एक कवि होते हैं, लेखक होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को पढ़ा। अब उन्होंने पढ़ा क्योंकि वो भी एक लेखक हैं, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे इन्होंने कहानी को बहुत बेहतर ढंग से पेश किया है, यहाँ पे इन्होंने कहानी को थोड़ा ऐसा मोड़ दिया है, इसको ऐसा बना दिया है, वैसा बना दिया है। ये चीज़ करके वो अपनी पूरी पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक वो सारी बातें हर घटना पर पूरा लिख देते हैं, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है आलोचना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी रखते हैं आप, जैसे छायावाद का पतन, जैसे छायावाद का पतन या साहित्य चिंता या आधुनिक समीक्षा, ये हमारी किस में आ जाती हैं? आलोचना में आ जाती हैं। इसके बाद आता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या है? ये एक ऐसी गतिविधि है जिसमें लेखक अपने द्वारा की गई किसी भी यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। वर्तमान समय में आजकल आप इसे व्लॉग के माध्यम से देख पाते हैं, ठीक है। जैसे लोग आपको वीडियो करके वहाँ पे बताते हैं, दोस्तों हाय गाइस, अब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये सारी चीज़ें। तो आजकल आपको दृश्य काव्य मिल जाता है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में दृश्य काव्य और ये सारी चीज़ें नहीं थी, किताबें होती थी। तो कोई भी कवि कहीं पर गया तो वहाँ पर वो सारी घटनाओं का वर्णन करता है, ठीक है। और वहाँ पर सारी घटनाओं का वर्णन करते हुए तो वो वर्णन इस प्रकार करता है कि आपको ऐसा लगता है कि वहां पे लेखक नहीं, आप स्वयं गए हैं। जैसे मैं जब वैष्णो देवी की यात्रा को गई तो वहां पे हम सबसे पहले गए, हम गाड़ी में ट्रेन में बैठे। हम जब ट्रेन में जाने वाले थे तो अचानक से हमारी ट्रेन का ऐसा लगा कि टाइम हो गया था और हमें लगा ट्रेन छूट जाएगी, और हम वहाँ पे स्टेशन पे ऐसे दौड़ने लगे। हमारे साथ ताऊ जी थे, उन्होंने हमें डांटना शुरू कर दिया। अब हम बैग पकड़ के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे तैसे करके हम गाड़ी में बैठे। हमें पता चला कि गाड़ी 15 मिनट लेट चलने वाली है। अब हमें यहाँ पे इतना तेज गुस्सा आया, पहले पता कर लेते, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, ताऊ जी हैं, बड़े हैं, कुछ नहीं कह सकते। हाफते वाफते हम गाड़ी में बैठे, फिर आराम से बैठ गए। फिर जैसे ही ट्रेन छूटने वाली थी तो हमारे ताऊ जी बोले, अरे बाल को पानी की बोतल ले लो। अब वहां पे ट्रेन तो ऐसे छुक छुक से चलने लगी, अभी उनको याद आ रहा है कि पानी की बोतल ले लो। तो फिर दौड़ के भाई गया, फिर दौड़ते दौड़ते ट्रेन में चला। एक बार को मुझे लगा कि उसकी ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन अंततः उसने ट्रेन को पकड़ लिया, ठीक है। तो बताओ, आपकी आंखों में दृश्य बन गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये मैं सिर्फ लिख रही थी, आपको बता रही थी। आप इसी पॉइंट को अगर आप पढ़ते हैं तो ये क्या बनेगा आपके लिए? यात्रा वृत्तांत, ठीक है। तो जो लेखक है वो एक एक पॉइंट को, मतलब अगर मान लो कि वो अपनी घटना के बारे में होता है, इतनी छोटी सी बात बताने की क्या जरूरत है, क्या हुआ क्या साथ में नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे बताता है, ऐसे प्रकट करता है कि जैसे लेखक नहीं, आप स्वयं वहां पे गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यात्रा वृत्तांत कहते हैं। वर्तमान समय में अब ये नहीं होता, लेकिन अगर पुराने समय का आप पढ़ेंगे तो जैसे कितना अकेला आकाश, ये एक यात्रा वृत्तांत है। चीड़ों पर चांदनी, ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, आपको उस समय का कैसे लोग यात्रा करते थे, ये सारी चीजें आपको देख के पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने का मतलब कब है? जब आपकी जॉब लग जाए तब, अभी के लिए नहीं, ठीक है, बाद में पढ़ लेना। चलो, तो यहाँ पे ये जो हमारी विधाएं थी, इनका परिचय हमने थोड़ा सा दिया। इसके अलावा और भी विधाएं होती हैं, पर आपकी परीक्षा में उतना ज्यादा पूछी नहीं जाती। अधिकतर आपकी कहानी जो पूछी जाती है वो कहानी, नाटक, उपन्यास और ये जीवनी, ठीक है, इनके बारे में ही अधिकतर आपसे पूछा जाता है, और कविताएं। अब हम बढ़ते हैं आगे हिंदी साहित्य को। देखो, जब हम हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, जब हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य है क्या? इसे आप इस तरह से समझिएगा कि हमने बात करी थी, जब हम भाषा पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि 1100 ईस्वी के आसपास से हमारी हिंदी भाषा शुरू हुई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1100 ईस्वी से लेकर, जो हमारी 1100 ईस्वी है, तब से लेकर आज तक, इस समय अंतराल में जो भी हमारा काव्य लिखा गया है, लेकिन वो काव्य किस में लिखा गया? हिंदी में, ठीक है, सिर्फ हिंदी के लिए। अब इस हिंदी में हमारे वो पुरानी भी आ जाते हैं, अभ्रट, अभंस, वो सारी, उसमें भी थोड़ा थोड़ा आता है। अब इस हिंदी का मतलब आप ये समझ लीजिएगा, जितनी आपने बोलियां पढ़ी थी ना, जो 18 मैंने आपको बताई थी, ठीक है, अब वो किसी भी बोलियों का हो सकता है, वो उसमें कोई सी भी ब्रज हो सकती है, उसमें अवधि हो सकती है, सारी चीजें। तो वो जो हमारा काव्य लिखा गया है उसके अंदर, जो कि हिंदी से संबंधित आ रहा है, तो हम उस काव्य को ऐसे हम बांटते हैं। तो आप ध्यान रखना कि हमने सिर्फ यही नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि हिंदी कहाँ से शुरू हुई है, तो हमने इससे पीछे से भी काव्य लिया गया है कि जो हमारे देश में उपलब्ध है, ठीक है।
उपलब्ध मतलब जो कृतियां हमारे पास हैं काव्य की, जिसमें हमारा संस्कृत काव्य भी आ जाता है। तो हमने वहां से लेके, यानी जो हमारे पास उपलब्ध है वहां से लेके आज तक में जितना भी हमारा साहित्य लिखा गया है हिंदी भाषा और हिंदी भाषा की दादियों में, मतलब दादी समझ रहे हो ना, संस्कृत दादी हो गई, ठीक है, तो जितनी भी भाषाओं में, तो उसको हमने ना काल में बांटा, समय में, कि कौन से समय अंतराल में। तो हमारे विद्वानों ने इसको 4 भागों में बांट दिया है, तो हम इसी 4 भागों के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आता है कि ये जो काल का पहले जो बताया गया, बांटने का काम किसने शुरू किया गया, तो कुछ नाम आपके यहाँ से शुरू होते हैं, जैसे लिया हुआ है यहाँ पर कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हम कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में कब बताया गया। तो सबसे पहली बार हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन शुरू हुआ, इसकी परंपरा जो आरंभ हुई थी वो 19वीं सदी में आरंभ हुई, ठीक है। और यह किसके द्वारा हुई थी, ये गारसा दा तासी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। और ये एक फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी एक लेखक या घुमक्कड़ कह सकते हो, जो वहाँ से हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान की परंपरा, यहाँ की चीज़ें, इनके बारे में जाना, और फिर उन्हें ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यहाँ का साहित्य तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने उस साहित्य के बारे में कुछ बात की, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा। अब इसके बाद जब इन्होंने लिखा, ये जो शुरुआत हमारी हुई ये 1839 ईस्वी में ये शुरू हुई। फिर उसके बाद हमारे ही देश के शिव सिंह सैगर ने 1883 के अंदर फिर उन्होंने फिर से अपने माध्यम से लिखा। तो जो ये इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई। अब इसमें 2 तरह के छात्र हैं, अध्यापक वाले छात्र और कॉमन परीक्षाओं वाले छात्र, ठीक है। तो ये जो डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है ये कॉमन छात्रों के लिए नहीं है, लेकिन अध्यापक वाले छात्रों के लिए इस डिटेल को पढ़ना होगा। इसमें सन के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि किसने किस काल में सब पहले दिया है। जैसे महत्वपूर्ण में हमारा आ जाता है सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से उसके बारे में बताया। दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, कि हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से इन्होंने 1940 में बताया था। और इससे पहले एक मिस्र बंधु का जो है, मिस्र बंधु विनोद, ये करके ये पहले आता है, ठीक है। तो जो सभी छात्रों को ये 3 पॉइंट तो याद रख ले रहे हैं, बाकी जो अध्यापक वाले छात्र हैं उनको बाकी सारा याद करना है, और बाकी छात्रों को ये सिर्फ इन 3 का ही सन याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत कुछ है, मैं जो अभी की क्लास में आप लोगों को बता रही हूँ वो बता रही हूँ जिसे आपको कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है। वैसे तो मैं आप लोगों की क्लास में ये पॉइंट बता चुकी हूँ, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ उदाहरण ले रही हूँ UPSI और UP कांस्टेबल वाले छात्रों के लिए, ठीक है। तो UPSI वाले छात्र अधिकतर हैं हमारे बैच में, तो इसलिए हम यहाँ पे वही उदाहरण ले रहे हैं कि आपकी परीक्षा में ना 40 अंक का हिंदी आती है यहाँ पे, ठीक है। अब इस 40 अंक में से लगभग, मैं अधिकतम से अधिकतम लूंगी, लगभग 32 से 33 अंक की आपकी व्याकरण होती है, और लगभग 8 से 7 अंक की आपके साहित्य होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपसे यही कहूंगी कि साहित्य आपका क्या है, साहित्य है इतना बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा। और इस साहित्य में मैंने जो आपको साहित्य दिया है वो है इतना, ठीक है, इतने सारे में से इतना, समझ गए। अब आप इस आकृति को ध्यान से समझ के देख लेना। तो जो मैंने आप लोगों को ये 30 से 40 पेज के अंदर दिया है वो ये है। अब यहाँ पर आपकी परीक्षा में अगर आपने ये इतना पूरा याद कर लिया तो ये आपके 8 से 7 में आपको 7 से 6 अंक मिलने की पूरी संभावना है। 1 अंक छोड़ के चल रही हूँ बाई चांस के लिए, नहीं तो पूरा का पूरा भी मिल जाता है, ठीक है। तो जो आपको ये 30 से 40 अंक का, मतलब 30 से 40 पेज जो दिए जा रहे हैं, इन्हीं में आपका ये 7 से 6 अंक आपके मिल जाएंगे। अब ये मत सोचना कि इसमें जो बचा 1 अंक है उसके लिए आप इसमें कूद जाओ। अगर आप कूद गए ना तो ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ फिर उसको पढ़ते रह जाओगे। अब ये जो 32 अंक वाला है, अगर मैं इसको उस ग्राफ में आपको बताऊं कि उस ग्राफ में कितना है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इससे थोड़ा सा बड़ा, समझ गए। अगर हम इस वाले पॉइंट को भी लेके जाएं तो आपको समझ में ना, ये दोनों गोले अगर आपने कर लिए कंप्लीट तो आपके 40 अंक लगभग पूरे होने की संभावना है। आप ये समझिए कि आपका 39 अंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको सोचना है कि क्या करना है। आपको बाजार में लोग भड़काएंगे, बहकाएंगे, आपको डराएंगे इस सबसे जो बाहर का है, ये दिखा के। सीधी सी चीज़ है, जो नहीं समझते इस बात को बाहर डूबते रहते हैं, आपको वही मतलब कहते हैं ना, डरा वरा के आपको ऐसे दिखाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को ये बात पहले बता दी है कि साहित्य के पीछे आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको नहीं, हाय हमें तो साहित्य ही चाहिए, हाय साहित्य ही चाहिए, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जितना मैं दे रही हूँ उतना याद करके दिखा दो मुझे, इतना याद करके दिखा दो मैम, इस वाले पॉइंट में से कहीं से भी पूछ लो और फिर उसके बाद बताओ, तो मैं आपको पूरे ग्रंथ दे दूंगी, चिंता मत करना। या मेरे को बस ये 2 चीज़ें बता दो, एक जो मैंने हिंदी में पढ़ाया है वो पूरा, और जो साहित्य में आपको देने वाली हूँ ये पूरा याद करके रट के, और फिर लगे कि ना हमें अभी वो 1 नंबर के लिए चाहिए। इसमें शब्दावली भी है बीच में, ये ध्यान रखना। इस वाले में शब्दावली नहीं याद करते हो, मैंने देखा है शब्दावली। और देखो ये पवन,
क्या गलत हुआ सारा? पेपर जो तुमने लास्ट दिखाया था, पेपर में क्या गलत हुआ सारा? शब्दावली, है ना? तो शब्दावली, और वो वही सारे प्रश्न थे जो आपके पहले दूसरे सेट में दिए हैं हर किसी में, तो ये ध्यान रख लेना आप, है ना? तो शब्दावली और ये सारी चीजें अगर याद कर लोगे तो आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये वो रहस्य है जो आपको कोई बताएगा नहीं, तो इसलिए मैं साहित्य पे मैं ज्यादा फोकस करवाती ही नहीं हूँ कि आपको जो चलना है ना वो उस पर चलना है। अगर 40 में से आप लोगों के 37 अंक आते हैं तो कोई गड़बड़ी है क्या? बेहतर स्कोर है, और क्या चाहिए? तो 40 में से 40 के चक्कर में अपने आप को वहां चले जाओ कि 4 अंक भी ना आए, तो ऐसे मत पढ़ो, है ना? तो इस तरीके से आपको करना है। तो वही पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। तो ये जो इसमें से मैंने जिस पे हाईलाइट कराया है उसको देख लेना, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम इसमें। इसके बाद आता है हमारा यहाँ से, तो इन लोगों ने जो इनकी ये किताबें हैं, ये किताबों के नाम है, किसने किस सन में कौन सी किताब दी है ये बताया गया है, ठीक है? इसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन यहाँ से शुरू होता है। तो इन सब लोगों ने अपनी सर्वमति से हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसे 4 भागों में बांट दिया। इसको नाम दिया पहला आदिकाल, जिसका समय सबने अलग अलग दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने जो सर्वाधिक मत आए हैं वो समय मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया है। तो याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में समय से नहीं पूछा जाता है प्रश्न, क्योंकि समय वाला प्रश्न जो है वो लेखक का नाम लेकर ही एग्जैक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है? ऐसे कि रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक बताया है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक बताया है। तो इस तरह के प्रश्न उन परीक्षाओं में आते हैं जिनमें साहित्य से ही 100 प्रश्न आते हैं, उन परीक्षाओं के लिए, जैसे नेट JRF हो गया, तो वहां पे होता है। तो आप लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें आप लोगों के लिए जो जरूरी है वो है इनका नाम। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, 4 भागों में हमने उस काल को बांट लिया। और कब से लिया? हमने लिया ये 600 ईस्वी से लेकर अब तक, ठीक है? अब 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक के समय को, इस काल को हमने दे दिया नाम आदिकाल, जिसका दूसरा नाम फेमस वीर गाथा काल है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट अपने हाथ से लिख लो जो याद रहना चाहिए आपको, इसे हम रासो काल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? रासो काल कह देते हैं क्योंकि इसमें अधिकतर जो रचनाएं लिखी गई थी उनको उनके नाम के पीछे रासो लगा दिया जाता था, तो इसलिए इसको बहुत सारे लोगों ने रासो काल भी कहा है। तो यह भी प्रश्न आ जाता है कि रासो काल के नाम से जाना जाने वाला काल कौन सा है? तो आदिकाल हो जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा 1350 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी तक, ध्यान रखना ये लगभग है। और एक बात आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं आपके आधुनिक जीवन से बात करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए आपने मूवी देखी है पान सिंह तोमर? सबसे पहली मूवी है जो किसी की जीवनी पर आई थी, ठीक है? पान सिंह तोमर। उस मूवी को हमारे समाज में काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला, मतलब काफ़ी अच्छा लोगों ने उसे देखा। तो जो डायरेक्टर हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनको लगा कि सच्ची घटना पर आधारित जो मूवी है उसके बारे में लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है? 1 मिनट, मुझे कॉल लेनी होगी। चलो, तो मैं क्या बता रही थी? पान सिंह तोमर। देखो ये चीज याद रहे ना, पान सिंह तोमर। तो मेरे कहने का मतलब था कि ये एक ट्रेंड में आया। ट्रेंड में आने के बाद डायरेक्टर को एक ये चीज़ समझ में आई कि लोगों को कैसी मूवी पसंद आ रही है, सच्ची घटना पर आधारित। तो उसके बाद बहुत सारी मूवी बनी, जैसे दंगल मूवी आई, ठीक है? उसके बाद जैसे मैरी कॉम आई, तो एक ट्रेंड बन जाता है। तो अब हम अगर इसमें ईयर हम जानने की कोशिश करें कि किस ईयर से सच्ची घटना पर आधारित मूवी बनी, तो आप इसे कोई एक ईयर नहीं बता सकते, जबकि यहाँ पे है, क्योंकि वो ट्रेंड जो है वो 1 साल 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो हम उसको दशक से लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 2011 का जो दशक है उसमें इस तरह की मूवी बननी शुरू हुई, तो हम वो पूरे 10 साल का समय लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हम जब समय की बात करेंगे तो वो लगभग में होगा, और लगभग का समय जो है वो हमारा 10 से 20 साल तक का होता है। यानी किसी भी तरह के साहित्य को जब वो परिवर्तन होता है तो उसमें 20 से 25 साल हमें चाहिए होते हैं उस परिवर्तन पे, ठीक है? तो इसीलिए कभी आपको ये समय ऐसा मिल सकता है कि ये 675 ईस्वी हो,
कभी ये मिल सकता है ये 660 ईस्वी हो, तो हमने इसीलिए इसको लगभग लिया है। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि भक्ति काल हमारा आता है तो वो 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक के रूप में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रीति काल शुरू होता है और रीति काल 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का समय हमारा माना जाता है। और रीति काल के बाद हमारा आधुनिक काल शुरू होता है 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। आपको याद होगा, मैं यदा कदा अपनी क्लास में आप लोगों को बताती रहती हूँ, जैसे कि हिंदी भाषा के बारे में, जब मैं हिंदी की पक्षधर होती हूँ और ये कहती हूँ कि हिंदी के साथ ना साजिश की गई है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते, कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मैं आपको ऐसे ही नहीं बताती। जब आप किसी भी देश या परिस्थिति में कोई भी चीज़ बदल रही होती है तो सिर्फ आपका एक इतिहास नहीं बदलता, वो जो इतिहास है आपका वो आपको हर क्षेत्र में दिखाई देगा। जैसे साहित्य की दुनिया में मान लीजिए हम एक समय की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर आपके नज़दीक वाला समय लेते हैं, जैसे कि जब अंग्रेज आए हमारे देश में। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो इस समय, या अंग्रेजों को छोड़ो, वो भी आपके समय का नहीं, आधुनिक समय की बात करेंगे, मोदी जी के काल की। जैसे अब मोदी जी का समय चल रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे उनके पक्षधर हैं, बहुत सारे उनके विपक्षी हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे कवि हैं जो उनका पक्ष लेते हैं, उनके कामों की तारीफ पे तारीफ करते हैं, और बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं जो टांग खींचते हैं, ठीक है। वहीं पे हम चलेंगे कि अब राजनीति में आएंगे तो बहुत सारे नेता हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद ही हम अगर इकोनॉमी की दुनिया में जाएंगे तो इकोनॉमी की दुनिया में भी बहुत सारे लोग उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं और बहुत सारे लोग उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब हम अगर भौगोलिक दृष्टि को देखेंगे तो भौगोलिक दृष्टि में जैसे कि मोदी जी ने पहाड़ी इलाकों का सर्वे किया और वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि पहाड़ी लोग मैदानी तरफ जाते हैं किसके लिए, अपनी इनकम कमाने के लिए, तो क्यों ना इनको पहाड़ों पे रोका जाए, क्योंकि मैदान में क्या हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है। तो उन्होंने वहां जाके कहा कि पहाड़ों में जो हमारे तीर्थ स्थल हैं तो उनको थोड़ा फेमस किया जाए। तो जैसे जागेश्वर धाम एक है, वहाँ बहुत ही रेयर लोग जाते थे, पता ही नहीं था लोगों के बारे में। अब मोदी जी वहाँ गए, अपनी फोटो खिंचवा ली, एक फोटो खिंचवा ली, अब उनके इतने सारे फॉलोवर हैं, अब जागेश्वर धाम में भीड़ बढ़ गई। अब जब वहाँ पे भीड़ बढ़ गई तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें सुधार करना वहाँ की सरकार को जरूरी हो गया। तो जो 20 साल पहले दिखता था वो अब आपको वहाँ नहीं दिखेगा, अब वहाँ पे क्या हो गई, चीजें आधुनिक हो गई। तो इसी तरह से हमारा परिवर्तन कहाँ कहाँ जा रहा है, हमारा परिवर्तन जा रहा है एक तो इतिहास में कि उन्होंने क्या क्या काम किए, ये इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में। दूसरा, इकोनॉमी कैसी रही भारत की, ज्यादा अच्छी हुई, खराब हुई, कैसी हुई, तो शास्त्र में लिखा जाएगा। राजनीति कैसी रही इस समय की, राजनीति शास्त्र में लिखा जाएगा। और भूगोल में क्या परिवर्तन आया ये लिखा जाएगा। तो हमारे 4-5 परिस्थिति आ जाती हैं। अब मान लो कि कोई ऐसी सत्ता आ जाए, अब के आने के 15-20 साल बाद ऐसी सत्ता आ जाए जो ये चाहे ही ना कि मोदी जी के बारे में कुछ पता चले, तो वो इतिहास ही बदलवा दे, पलटवा दे। तो इतिहास जो लिखा जाए, इतिहास पलट गया, लेकिन वो नहीं कर पाए जो साहित्य जगत में आ गया या जो इकोनॉमी जगत में लिख गया, जो राजनीति जगत में लिख गया, उस पर ध्यान नहीं गया। तो ऐसे ही जो हमारी बात आती है ना कि हमारे देश में साजिशें हुई हमारी चीज़ों को, जो मैं अक्सर बोलती हूँ हिंदी के साथ, तो ऐसे ही पॉइंट हमको दिखते हैं हमारे साहित्य में भी। इस साहित्य के साथ जब आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, ठीक है, जैसे आपकी भौगोलिक ये सारी चीज़ें परिस्थिति बदलती है तो आपकी इच्छाएं बदलती हैं, आपका इंटरेस्ट बदलता है कि आपका इंटरेस्ट किन सारी चीज़ों में, तो ऐसे ही चलते चलते हमारी हर चीज़ बदलती है। तो यहाँ पे हमारी उन परिस्थितियों के साथ हमारा साहित्य भी बदल रहा था। तो हमारा साहित्य इसीलिए बदला क्योंकि लोग बदल रहे थे, चीजें बदल रही थी, इतिहास बदल रहा था, राजनीति बदल रही थी, भौगोलिक चीजें बदल रही थी। तो वो हमारी किस में दिखती है, वो हमारे साहित्य में भी दिखता है। तो आदिकाल को हमने नाम आदिकाल इसलिए दिया क्योंकि आदि शब्द का अर्थ जो है वो होता है प्रारंभ। ध्यान देना, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में कुछ नहीं पता है कि क्या है हिंदी साहित्य का काल, ये सारी चीजें। तो इसलिए मैं आपको एक कहानी के रूप में उसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करूंगी। आपकी परीक्षा में जो यहाँ से प्रश्न आते हैं वो फैक्ट वाले आते हैं, तो इसलिए कि ताकि आपको फैक्ट याद करने में मदद मिले तो मैं एक छोटी सी कहानी बना रही हूँ आपको, है ना, यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे ये चीजें बदली होंगी और कैसे यहाँ पे आई हैं। तो आदिकाल हमने इसे नाम इसलिए दिया क्योंकि एक तो ये शुरुआत का है, ठीक है, कि हमारा यहाँ से शुरुआत होती है हिंदी साहित्य की। इसे वीर गाथा काल नाम दिया गया। वीर गाथा काल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का दौर है जहाँ पे हमारे देश पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके आक्रमण हो रहे थे, ठीक है। तो उस समय हमारे देश की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी कि एक सेना है लड़ने के लिए। उस समय हमारे देश में राजे महाराजे, उनके सैनिक और वो सारी चीजें सब लोग जाते थे। और पहले जब किसी भी राजा महाराजा के पास जो सेना होती थी तो वो सेना ऐसे उस पर नहीं रहती थी सैलरी बेस पर, वो सेना थी उनकी कैसी, किसान ही लोग हुआ करते थे। तो हमारे समाज में एक परंपरा थी कि जो एक बड़े बड़े लोग होंगे, राजा महाराजा, वो भी शिक्षा ग्रहण करेंगे और जो हमारे किसान और जो ये पशुपालक और किसान ये सब होते हैं, इनको भी एक समय में
आके अस्त्र शस्त्र चलाना होता है। तो वो जो हमारा कवि है, अब ध्यान रखना, मैं यहाँ पे आपका ध्यान दूंगी कवि की तरफ। तो जो हमारा कवि है वो ऐसे नहीं बैठा हुआ है कि वो सम्मेलन में जाके वहां से कमाएगा। अब उसकी कमाई सम्मेलन से नहीं हो रही जैसे आधुनिक कवि करते हैं, जैसे कुमार विश्वास है, सम्मेलनों में जाते हैं, उनको पैकेट मिलते हैं, वहां से होता है, तो नहीं। तो कवि को अपनी आजीविका भी चलानी है, तो आजीविका चलानी है तो वो कभी अपने राजा के साथ जा रहा है, कभी युद्ध में, तो वो जो देख रहा है वो लिख रहा है। तो अधिकतर राजाओं का समय जो जा रहा है वो किस में जा रहा है? युद्ध के मैदानों में गुजर रहा है। तो युद्ध के मैदानों में गुजर रहा है तो वो क्या लिखेगा? वो ज्यादा से ज्यादा वीर गाथा ही लिखेगा। और ये जो आदिकाल का समय है, यहाँ पे जो साहित्य लोगों को मिलता था मनोरंजन के तौर पर, वो सिर्फ और सिर्फ राजे महाराजाओं के युद्ध की, कैसे वो उन्होंने युद्ध किया, किस तरह से लड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में था। तो यहाँ का जो अगर श्रृंगार भी आप देखेंगे, या नायिकाओं के बीच में भी, कि नायिकाओं की बातें भी कैसे होती हैं, कि नायिका भी ऐसे कहती है अपनी सखी से कि भला हुआ जो मार्या भगनी हमारा किंतु, किंतु का मतलब यहाँ पे उसने पति से कहा है। नायिका क्या कहती है? हे सहेली, हे सखी, बहुत अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मर गया, वरना मैं तो यही डर डर के सोच रही थी कि कहीं वो युद्ध से डर के वापस आ गया तो मैं अपनी सखियों में क्या शकल दिखाऊंगी। उसे पता होगा, डरपोक होगा उसका हस्बैंड थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी इस पंक्ति से मतलब ये कहा जाता है कि नायिकाएं भी, उन्हें श्रृंगार में नहीं जाना, वो वहां पे भी किस में जा रही है? वीर में जा रही है। तो इस वजह से भी, मतलब ये एक वजह नहीं है, मतलब लगभग उस वजह से भी इसको वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। अब 1350 ईस्वी के बाद हमारे, या आप देखते हैं कि इसके बाद ज्यादा मारकाट हुई, तो कवि जो है अब बदल गया। आपको पता है ना अशोक के साथ क्या हुआ था, जब बहुत ज्यादा युद्ध और ये सारी चीजें करी, उसके बाद उसने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। फिर वो एकदम से अहिंसक हो गया। पहले इतनी हिंसा करी और फिर अहिंसक हो गया। कहाँ चला गया? भगवान की शरण में। ऐसे ही जो कवि था वो भी मार काट, लड़ाई वड़ाई करते हुए, क्योंकि विभत्स रस बहुत ज्यादा आता है उसमें, ठीक है, वीर रस, अद्भुत रस और विभत्स रस, यही वहां पे पैदा होता है। तो अब उसका मन जो है वो आ गया भगवान की तरफ। धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है। अब लोगों को इतना, कितने दिन तक युद्ध की चीजें पढ़ते रहेंगे? तो धीरे धीरे आ गए किसमें? भक्ति काल की तरफ, अब परमात्मा की तरफ। शांति रस चाहिए अब उनको, भक्ति रस चाहिए। तो धीरे धीरे जो हमारा कवि है वो क्या करने लगा? ईश्वर से संबंधित रचनाएं करना शुरू कर दी उसने। तो 1350 से लेकर 1650 तक की ईस्वी में हमारा जो काव्य है वो कहाँ जाने लगा? वो भक्ति की तरफ गया। यहाँ पे भक्ति काल पैदा होता है। अब भक्ति काल में चीजें किस तरह की रही, कौन कौन से आए, तो यहाँ पे हम देखेंगे। भक्ति काल को यहाँ से हम बांटते हैं, और ये इस पे आप स्टार लगा लेना, यहाँ से आपकी परीक्षा में थोड़े प्रश्न बन जाते हैं फैक्ट वाले। भक्ति काव्य को हमने दो धाराओं में बांट दिया, ठीक है। दो धारा कौन सी? सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। इसमें दो तरह के कवि पैदा हुए। सगुण मतलब हो गया साकार ईश्वर की प्रार्थना करने वाले कवि, और निर्गुण हो गया निराकार ईश्वर की प्रार्थना करने वाले कवि, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है आपका, ऐसे पूछा जा सकता है कि सगुण काव्यधारा का क्या मतलब है, या सगुण काव्यधारा के कवि निम्न में से कौन से हैं, तो ये पूछा जा सकता है। या निर्गुण काव्यधारा के कवि कौन से हैं, तो ये आपको आगे आपको डिटेल दी हुई है, वहां पे आपको ये पढ़ना होगा। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि रामचरितमानस किस काव्यधारा का ग्रंथ है, तो आपको ये पता होगा कि भाई किस कवि का लिखा हुआ है, तो आप उस चीज को पहचान पाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से चलता है यहाँ पे। तो हमने सगुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा। दोनों में क्या अंतर है? जहां पर हमने कृष्ण के, यानी जो कवि कृष्ण की पूजा करने लगे वो कृष्ण काव्यधारा कहलाई, और जो कवि राम के बारे में वर्णन करने लगे, राम की पूजा करने लगे, वो राम काव्यधारा कहलाई। निर्गुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांट दिया गया, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा, जिसे हमने प्रेमाशयी काव्यधारा का भी नाम दिया। संत काव्यधारा में क्या था? इसमें थे संत, यानी ये किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, निराकार ईश्वर को मानते थे, और इन्होंने कटाक्ष किया कुरीतियों पर। हमारे समाज में जो बेकार की कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों पर इन्होंने कटाक्ष करना शुरू किया और हमें ये सिखाना शुरू किया कि कैसे हमें रहना है। तो इसमें संत काव्यधारा के अंदर ये आ गया। और सूफी काव्यधारा के अंदर था कि इनको किसी से कोई मतलब नहीं था, दुनिया से इनको लेना देना कुछ नहीं है। इन्होंने आत्मा को प्रेमी या प्रेमिका और परमात्मा को प्रेमिका या प्रेमी माना। मतलब अगर परमात्मा को प्रेमिका माना तो स्वयं को प्रेमी, और अगर परमात्मा को प्रेमी माना तो स्वयं को प्रेमिका मानकर इन्होंने आत्मा और परमात्मा के बीच में जो प्रेम है उसका वर्णन किया। तो जो पद्मावत आपका आता है वो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे ऐसे देख सकते हैं, सारी काव्यधाराएं आपस में चल रही थी, ठीक है, धीरे धीरे। अब शुरू होता है आपका रीति काव्यधारा, यानी रीति काल शुरू होता है यहाँ से 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। इस सन को याद करो अपने इतिहास के दृष्टिकोण से। ये वो समय आ गया था जब राजा महाराजा उस समय खास युद्ध नहीं कर रहे थे, यानी मुगल काल पूरी तरह से हमारे देश पे छा चुका था और मुगलों के राजा ही हमारे देश पर शासन कर रहे थे अधिकतर। तो उस समय जो वो राजा थे उन्होंने
अपने दरबार में ही लोगों को रखना शुरू किया। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि सप्तरत्न या नवरत्न या 11 रत्न ऐसे करके इस राजा के दरबार में इतने रत्न रहते थे। रत्न का मतलब क्या था? अपने क्षेत्र में जो योग्य व्यक्ति है उसके लिए, यानी एक विशेष प्रकार का कोई वैज्ञानिक है तो वो रख लिया, या विशेष प्रकार का कोई साहित्यकार है तो वो रख लिया। तो इसी तरह से राजा महाराजाओं के दरबार में उस समय कवि रहा करते थे। तो कोई भी राजा महाराजा किसी भी अच्छे कवि का नाम सुना कि ये बहुत अच्छी कविताएं करता है तो उसको अपने दरबार में सैलरी पे रख लिया। अब यहाँ पे राजा का दरबार लग रहा है और राजा के दरबार में जो कवि है वो काव्य कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं उस समय मनोरंजन के लिए वीडियो तो थी नहीं कि सब लोग ऐसे यूट्यूब चलाते और देख लेते। तो यहाँ पे जो कवि गा रहा है, जो कवि कह रहा है, जो सुना रहा है, उसी से दरबार के लोग जो है मनोरंजन करते थे। और आप जानते हैं ये सबसे ज्यादा आनंद हमें किस चीज में आता है? सबसे ज्यादा आनंद हमें श्रृंगार में आता है, ठीक है, श्रृंगार रस में। तो इसी को हमने सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो अब सबसे ज्यादा होता क्या था, ऐसे आपने कुछ दृश्यों में देखा होगा, राजा बहुत खुश हो गया, वाह क्या बात कही है, उतार के पूरा 9 लाख फेंक दिया, ये ले जा तेरे को दे दिया। अब कवि के अंदर क्या लग रहा है? होड़ लग रही है कि राजा को खुश करना है। अब कैसे राजा खुश होगा? राजा खुश हो गया, जा ये वाला गांव जो है इसका लगान तेरे पास आएगा। अब इसी तरह से ज्यादा खुश करने के चक्कर में धीरे धीरे अश्लीलता बढ़ने लगी। यहाँ पर रीति काल का नाम रीति, जो हमारा रीति स्थायी भाव था, जिसका मतलब प्रेम, ठीक है, इसकी वजह से ये पड़ता है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, लिख लेना अपने पास लिख के। सबसे ज्यादा श्रृंगार रस किस में पाया जाता है? किस काल के काव्य में पाया जाता है? तो रीति काल में, ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है, अश्लील काव्य किस काल में पाया जाता है? तो रीति काल में पाया जाता है। यानी अब श्रृंगार रस अधिकतर, यानी श्रृंगार रस की प्रधानता किस काल में है, ऐसे प्रश्न आ सकता है, तो रीति काल में आती है। और अश्लील काव्य का काल रीति काल को कहा जाता है। अब जितनी ज्यादा श्रृंगारिकता में इस हद से कर दिया कि यूपीएससी आज प्रश्न करता है कि सूरदास की राधा और रसखान की राधा में अंतर बताइए। रसखान कौन कवि है? एक चीज ध्यान देना, आजकल आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारे लोग कृष्ण और राधा को बदनाम भी करते हैं कि कृष्ण और राधा ऐसे यमुना के किनारे रास करते थे, इतना गंदा गंदा, और ये सारी चीजें। वो सब आपका कहाँ पैदा हुआ है? यहाँ पे। हम हिंदुओं की एक बहुत ऐसी, क्या कहें इसे, अच्छा कहें या बुरा कहें, हमारे देवी देवता का नाम लेके कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हमारे एक बार भक्ति काल में यहाँ पर जो सूरदास लिखते हैं, तो जब सूरदास के कृष्ण और राधा को आप पढ़ोगे तो आपके मन में प्रेम भर जाएगा। और प्रेम इस तरह से भर जाता है कि आप श्रद्धेय में भर जाते हैं। कृष्ण और राधा के प्रेम को पढ़कर आप अपने आप ही उन्हें भगवान मानने लगते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। अब वहां पे क्योंकि वो सूरदास ने लिखा है अपनी, अब सूरदास कौन है? हिंदू है, मर्यादित रूप में लिखा है उन्होंने अपने काव्य को, लेकिन रसखान कौन है? मुस्लिम है, ध्यान रखना। उन्होंने रीति काल में दरबार में हमारे कृष्ण और राधा का नाम लेके ऐसी ऐसी पंक्तियों का वर्णन किया है कि आप उन्हें पढ़ भी नहीं सकते। आप ये कहेंगे कि ये तो इन्होंने तो कृष्ण और राधा के नाम पे इस तरह की चीजें कर दी। तो यहाँ से रीति काल की पंक्तियों को उठाकर जिन लोगों को हमारे कृष्ण और राधा को बदनाम करना होता है ना, उस काव्य को उठा के देखते हैं, तुम्हारे कृष्ण तो ऐसे थे, तुम्हारी राधा तो ऐसी थी, तो वो उन्हें बदनाम करते हैं। और हम इतने ऐसे हैं कि कोई उठ के ये भी नहीं कह सकते अरे हमने नहीं लिखा, तुम्हारे रसखान नहीं लिखा है। वही किस तरह से लिखते हैं, कहते हैं कि रसखान कृष्ण के भक्त थे। अब कृष्ण के भक्त थे तो वही ढंग से तो लिखते, लेकिन नहीं, वो उन राजाओं की मानसिक संतुष्टि के लिए किया जा रहा था। धीरे धीरे युद्ध तो हो नहीं रहा था, धीरे धीरे अंग्रेज आने शुरू हो गए। 1800 में आई थी ना कंपनी, अंग्रेजों को पता चल गया कि ये सब लोग भोग विलास में लगे हुए हैं, दरबार चल रहे हैं इनके मस्त, इनको एक एक करके खत्म करो। तो अंग्रेजों ने उस समय क्या कह दिया था, 1850 के आसपास में ही उन्होंने नीति लागू करी थी कि किसी राज्य में अगर पुत्र नहीं होगा तो उस राज्य पर कंपनी का अधिकार हो जाएगा। अब कोई पूछे तुम हिंदुस्तान के पैदाइश हो, हिंदुस्तान में रहने वाले हो, ब्रिटेन से आके भारत में तुम अधिकार जता रहे हो कि जिस राजा के पुत्र नहीं होगा वो राज्य हमारा हो जाएगा। हमने भी यही कहे कि जनता ने भी उस समय ध्यान नहीं दिया, क्यों हो जाएगा। तभी तो वहां से चिंगारी निकलती है 1857 की। रानी लक्ष्मीबाई पर यही तो ऑर्डर फॉलो कर दिया था जब राजा की मृत्यु हो गई कि पुत्र नहीं था उनके, तो कि अब झांसी पे जो शासन है वो किसका हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। तभी तो रानी ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ये उसी समय का दौर था, अंग्रेज आए और हमारे देश में क्या हो गई, चिंगारी शुरू हो गई। और इन राजाओं को अंग्रेजों ने ही हड़पना शुरू कर दिया और राजाओं की सैलरी बांध दी कि तुम्हें इतनी सैलरी मिलेगी। और अब राजाओं को ही सैलरी मिल रही है तो दरबार के कवियों को क्या सैलरी देंगे। अब ये कवि जो है धीरे धीरे भंग हो गया तो बाहर बिखर गया। तो अब इसको समझ में आने लगा देश तो आजाद नहीं है, देश तो गुलाम है, देश में तो ये कुरीति है, देश में तो वो कुरीति है। तो अब ये असली काव्य को छोड़कर अब का जो कवि है वो क्या लिख रहा है, वो देशभक्ति की कविता लिख रहा है, देश में जो कुरीतियां हैं उनकी कविताएं लिख रहा है। तो देखो मैं जो आपको कहानी बता रही हूँ कि हमारे देश की, जब हमारी नहीं किसी भी देश की परिस्थिति बदलती है तो हर एक चीज की परिस्थिति बदलती है। जैसी देश की जिस तरह की परिस्थिति चल रही थी, भक्ति काल में पूरे देश में एक तरह से भक्ति की लहर आ गई थी। जैसे अभी राम मंदिर बना,
राम मंदिर बनने से पूरे देश में क्या हो गई, राम की एक लहर आ गई। जब यहाँ पर तुलसीदास जी आए थे और तुलसीदास ने वाल्मीकि की रामायण को, संस्कृत की रामायण को अवधी में कन्वर्ट करके लिखा, तो लोगों ने उसे, क्योंकि संस्कृत से क्या हो गई, वो सरल हो गई, तो लोगों ने उसी में पढ़ना शुरू किया। और जिस तरह की लहर आज हुई है ना कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक तरफ से श्री राम में हो गया देश राम मंदिर बनने पर, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हो गया था। और फिर अगर आप पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी को अकबर ने जेल में डाल दिया था, वो इसीलिए डाला था क्योंकि वो हमारे धर्म को खत्म कर रहे थे मुगल लोग जो हैं, जो भी लेखक या कवि या जो भी संत महात्मा एक तरह से सनातन धर्म का बिगुल बजा रहा था, उनको वो धीरे धीरे जेल में डाल देते। तो आपने वो घटना भी सुनी होगी कि जो तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा का निर्माण किया था वो जेल में किया था, तो वो ये उसी समय की चीज़ थी। तो ऐसे ही हमारे इतिहास में, मतलब हमारी जो आगे की परिस्थिति बदलती है उसी के अनुसार हमारा जो काव्य है वो बदल जाता है। तो अब हमारा काव्य जो है आधुनिक काल में पहुंच गया। आधुनिक काल में जाने के बाद, क्योंकि यहाँ का काव्य हमें अब यहाँ तक जब आप आए, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा लिखा है वो 1800 के आसपास शुरू हुआ है इतिहास लेखन, और जब उसका इतिहास लेखन शुरू हुआ तो हमारे लोगों को थोड़े वो अवेयर हुए कि हमें अपने साहित्य को थोड़ा इकट्ठा करके रखना चाहिए। तो उन्होंने इकट्ठा करके रखा। तो यहाँ से पहले जो ये 3 है, तो ये यदा कदा है, बहुत छोटा सा है। तो यहाँ से तो आपकी परीक्षा में जो पूछे जाएंगी उसके लिए मैंने दिए हुए हैं आपके, वो बहुत छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, तो वो बहुत आराम से आपको याद हो जाते हैं। लेकिन जब आधुनिक काल हमारा आता है तो यहाँ से हमारा जो संग्रह है वो शुरू हो गया, और संग्रह शुरू हो गया तो यहाँ पे आके ना मात्राएं बढ़ जाती हैं रचनाकारों की और उनकी कृतियों की। तो आपकी परीक्षा में जो आता है वो यहाँ से आता है, ठीक है। इसमें हमने इसको देखा सबसे पहले आधुनिक काल में जो आता है, फिर आधुनिक काल को फिर हमने युगों में बांट दिया। अब ये युग जो है हमारा 20 से 25 साल का है, कोई भी एक युग है। कोई जैसे सबसे बड़ा आता है हमारा भारत हिंदू युग, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का है, 50 वर्ष का है। फिर उसके बाद आता है द्विवेदी युग, ठीक है, ये लगभग 20 वर्ष का है। छायावाद आता है, ये भी लगभग 20 वर्ष का। फिर उसके बाद प्रगतिवाद, फिर आता है प्रयोगवाद, फिर आता है नई कविता, फिर आता है साठोत्तर, और फिर आता है नवोत्तर। साठोत्तर का मतलब हो गया 1960 के बाद का काव्य, और नवोत्तर का मतलब हो गया 1980 से लेकर अब तक का काव्य, ठीक है, इसके अंदर ही आ जाता है। तो इस तरह से हमने इसको बांट दिया। तो अब जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे वो इसी में एक एक करके देखेंगे। तो देखो पूरे काल को मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे परिस्थितियों में बदलता है। अब जो थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं का जो आपकी परीक्षा में फैक्ट के रूप में आएगा वो मैंने आपको पंक्ति में एक एक करके लिख दिया है। तो वो अब आप लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ तो उसमें कुछ नहीं होगा, एक हमारा क्या होगा, समय ही जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को स्वयं पढ़ना होगा। अब इसमें मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ किस पॉइंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। मे भी हो सकता है कि मैं यहाँ जो बोलूँ वही सीधा सीधा आपको परीक्षा में मिल जाए, तो हाईलाइट कर लेना, ठीक है। जैसे देखो आदिकाल के बारे में हमने यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे हम जो इनके देखते हैं कि आदिकाल का नाम किसने दिया है। ये वाला पॉइंट जो है ये अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदिकाल का नाम किसने क्या क्या दिया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो ये तो उनको पढ़ना है। फिर इसके बाद में ये दिया है कि इन्हीं लोगों ने किसने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। अब इसे नीचे वाला हाईलाइट कर लो कि चंद्रबरदाई रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो आपकी परीक्षाओं में जैसे इसको सर्वाधिक माना जाता है, तो परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आता है कि सबसे पहले कवि हिंदी के कौन से हैं, तो चंद्रबरदाई को माना जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और इसको ही फेमस किया गया, माना गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ये फैक्ट दिए हुए हैं, इन सारे फैक्ट को आपको, ये आदिकाल के हैं तो इनको एक एक करके याद कर लेना। जैसे यहाँ पे दिया है ना सिद्ध साहित्य किसे कहा गया है पंक्ति में अंतिम, ठीक है, उन्हें सारी चीज़ों को एक एक पॉइंट करके याद कर लेना। जैसे वीरगाथा काल के वीरगाथात्मक राशो काव्य जैसे दिया, इसे 3 भागों में बांटा गया है। इनको देख लेना कौन से कवि हैं, जैसे कवि के नाम दिए हैं ना यहाँ पे, तो इनको आपको देख लेना है, ये पढ़ना है। अब इनके रचनाकार में आता है, जैसे गोरखनाथ का दिया हुआ है, तो गोरखनाथ की कौन कौन सी कृति हैं ये दी हुई है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए चंद्रबरदाई, ये पूछा जाता है। पृथ्वीराज रासो इनका ये है, ये रिपीट मोड पे आया है, ठीक है। शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है किसको, पृथ्वीराज रासो को। अब महाकाव्य ये हो गया तो महाकवि भी पृथ्वीराज रासो मतलब ये चंद्रबरदाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाकी जितने भी दिए हुए हैं इन सबको एक बार पढ़ लेना, ज्यादा नहीं है, इनमें बस छोटे छोटे से ही है, ठीक है। ये जितने भी नाम दिए हैं अधिकतर विद्यापति का पदावली आ जाता है ये पूछने के लिए, तो याद रखना है। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है आपका भक्ति काल। अब देखो भक्ति काल को यहाँ पे एक नाम दिया गया पूर्व मध्य काल। तो याद रखना कि हम इसे ऐसे जो काल है ना, हम इनको 3 भागों में बांटते हुए चलते हैं कि आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो मध्यकाल है इसे हमने 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। तो पूर्व मध्य में रख दिया है भक्ति काल को और उत्तर मध्य में रख दिया है रीति काल को, ठीक है, इसलिए इनके 2 नाम आ जाते हैं।
जैसे पहली पंक्ति लिखी हुई है, इसको हाईलाइट कर लो। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो परीक्षा में ये प्रश्न आ जाएगा कि हिंदी का साहित्य स्वर्ण काल किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य का, तो वो आ जाएगा भक्ति काल। ठीक है, बहुत अच्छा काव्य इसमें लिखा गया है इसलिए। तो इसी में अब यहाँ पे दिया जाएगा आपका कि जैसे संत काव्य धारा हमारी बनी है तो उसमें कौन कौन से कवि आते हैं, ये इसमें आ जाता है। इनके प्रतिनिधि कवि कौन है संत काव्य धारा के, तो कबीरदास जी हैं। इसको हाईलाइट कर लेना। ये जो एक एक 4 पंक्तियां अलग लिखी हैं भक्ति काल के अंदर, चारों चीजों को याद रखना है इसमें। ठीक है, जैसे प्रेमाख्यान काव्य को यानी जो हमारी सूफी काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि हमारे जायसी आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है कृष्ण काव्य धारा का, तो कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो हमारे सूरदास जी आ जाते हैं। तो ऐसे पूछा गया है कि इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, जिन्होंने राम के रूप में पूजा है, तो इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो तुलसीदास जी आ जाते हैं। और बाकी और कवियों के नाम दिए हैं तो ये याद कर लेना इस काव्य धारा में कौन कौन से कवि हैं। अब यहाँ पे रचनाकार की बात करेंगे तो संत काव्य धारा में सबसे महत्वपूर्ण आपका कबीरदास जी आता है, जिसमें बीजक इनकी रचना आती है। बीजक के अंदर 3 भाग आ जाते हैं, रमैनी, सबद और साखी। तो ये पूछा जाएगा, ये बहुत सरल है, फिक्स है आपका। ठीक है, रैदास का बानी, सूरदास सुंदरदास का सुंदर विलाप और मलूकदास का रत्न खान आ जाता है। इसके बाद सूफी काव्य के अंदर हम जाते हैं तो इसमें असाइद का हंसावली और ये मृगावती कुतुबन का, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे याद करने के लिए चारों याद कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये जायसी का, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पद्मावत जायसी का रिपीट मोड पे आता है, तो इसे बाकी सबको तो एक बार याद करना ही है, ज्यादा नहीं है इसमें। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में हम देखते हैं सूरदास सबसे ज्यादा आते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए। सूरदास का आपको याद रखना है, भ्रमर गीत बहुत बार पूछा गया है, भ्रमर गीत सूरदास का है, कई बार पूछा गया कि ये किसका है। इसमें सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, याद रखना सूर के नाम से आने वाला जो होता है वो सूरदास का होता है। हम इस चीज़ को अपने दिमाग में रहते हुए ना कई बार इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि सूरदास के जो है वो तो कृष्ण के आधार पर हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी। राम भक्ति काव्य धारा में देखिए जहाँ पे तुलसीदास का आ रहा है, ठीक है, तुलसीदास पे जाइए राम भक्ति काव्य धारा में, नीचे ही इसमें यहाँ पे हम देखेंगे रामचरितमानस, गीतावली, पार्वती मंगल, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कृष्ण गीतावली। ये जो कृष्ण गीतावली है इसको कर लीजिए हाईलाइट। कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने लिखी है, ये रिपीट मोड पे आती है। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, पहला ऑप्शन सूरदास होता है तो ये जान लेते हैं कि सूरदास जी हैं कृष्ण के और तुलसीदास जी जो है वो राम के हैं। तो देखो राम काव्य धारा का होने का मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण को नहीं मानते, तो उन्होंने कृष्ण के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जो हैं वो एक तरह से सूरदास को तुलसीदास ने पढ़ा है और तुलसीदास ने पढ़ने के बाद उनको ही कॉपी किया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब राम का वात्सल्य दिखाया है तो सूर को ही उन्होंने कॉपी किया है, तो इसलिए उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है तुलसीदास जी ने। तो इस पॉइंट को याद रखना। अब इसमें यहाँ पे वापस से इसमें आइए कृष्ण काव्य धारा में मीराबाई, मीराबाई के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है गीत गोविंद टीका, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये आ जाता है। आपको पूरा नाम याद रखना है, गीत गोविंद टीका। जब गीत गोविंद टीका के नाम से आएगा तो ये मीराबाई का है, ठीक है। गीत गोविंद एक और कवि का है आगे, तो वो दोनों आते रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें रसखान का प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद राम भक्ति काव्य धारा में के बाद आपको मिलेगा अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवि, इस पे स्टार डाल लीजिए, ये याद रखना है खास करके अध्यापक वाले छात्रों को। अष्टछाप कवि सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, 8 के 8, ठीक है। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं ये। और पहले 4 जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये इनके 4 शिष्य हैं। और फिर विठलनाथ के शिष्य हैं ये 4, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास। यहाँ से प्रश्न जो बन जाता है वो ये पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य जो हैं या नहीं हैं और विठलनाथ के शिष्य जो हैं या नहीं हैं, इस तरह से। तो इसमें आपको अलग अलग याद करना होगा। और वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ, ठीक है, ये उनके पुत्र हैं। तो ये कृष्ण काव्य धारा है, ये गुरु हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि वल्लभाचार्य इन सबके गुरु हो गए, विठलनाथ के भी हो गए, ठीक है, उस तरह से। तो ये अष्टछाप कवि के नाम से जाने जाते हैं जो कि कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। इसके बाद आता है हमारा उत्तर मध्यकाल, यानी जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। अब इसमें इनके नाम से संबंधित पॉइंट जो दिया गया है इसको एक बार पढ़ लेना, ये इसमें थोड़ा हाईलाइट होता है या परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। फिर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है, उस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। फिर इनके कवियों के बारे में आता है। तो यहाँ पे जो विशेष प्रमुख जो कवि हैं हमारे वो हैं बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी है, ठीक है।
इसके बाद आते हैं घनानंद, जिन्होंने सुजान, हित प्रबंध, वियोग, बेली, प्रीत, इश्कलता, पदावली ये सब लिखा है। और भूषण का आता है शिवराज भूषण और शिवा भवानी। वैसे तो ये 2-4 ही हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको याद कर लेना इन्हें, यहाँ से आ जाते हैं। इससे ज़्यादा ये कभी इसमें इन काल से नहीं पूछे जाते। अब जो शुरू होता है सिलसिला, वो शुरू होता है हमारे आधुनिक काल का। तो यह अधिकतर जो आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा, वो हमारा यहाँ पे आधुनिक काल से शुरू होता है। ठीक है, तो आधुनिक काल से संबंधित जो पॉइंट हैं इसके बारे में हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।